सब पता था क्या हो रहा है। सारे लोगों के सामने ओपन हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों को रातों को कॉल कर रहे हैं। मुल्क के अवाम तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के फैसले खान साहब नहीं लेंगे, अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा और अदम एतमाद कहाँ होगा। जो जंग हम लड़ रहे हैं, जिन कुव्वतों के साथ जिसकी नुमाइंदगी PDM कर रही है, वो कुव्वतें हैं, उनका पहला काम यही होता है कि इखलाकियात को तबाह किया जाए। इन वोट चोरों का इखलाकियात से, एथिक्स से, रेस से या जमहूरियत से कोई दूर दूर का भी वास्ता है। क्या आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वसीम अकरम प्लस को फारिग करे? वो भूल गए कि टॉस जीतने का मतलब मैच जीतना नहीं होता। चौधरी साहिबान जब हम हुकूमत में थे तो हमारा इत्तेहादी भी थे। मैं जरूर खुद उनका घर पहुंच के उनसे वोट मांगा। जितनी मेहनत इमरान खान ने इस मुल्क को बुरान से निकालने की है, मैंने कई लोगों के साथ काम किया, उन्होंने नहीं। तो हर जगह तब्दीली आ रही है, ये रुकेगी नहीं। आप साथ मिलके फैसले लेंगे, साथ मिलके हमला भी करेंगे और साथ मिलके कामयाब। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वो तो कभी मैं हार मानूंगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट में हम मोहम्मद मालिक। बड़ा ही मसरूफ़ दिन रहा है आज पॉलिटिक्स के लिहाज से। लाहौर में यूसुफ गिलानी साहब चौधरी बरदरान के पास, बिलावल भुट्टो साहब, हमजा शहबाज के पास, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इनकी फुल फ्लेज मीटिंग हुई PMLN की लीडरशिप की, जिसमें लंदन से नवाज शरीफ साहब भी और डार साहब उन्होंने भी शिरकत की। फिर जो दूसरे लोग हैं वो भी वोट चेयरमैन वोटिंग के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। परवेज़ खटक साहब भी पहुँचे हुए हैं। सो इट्स अ बिग थिंग गोइंग ऑन। साथ ही 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। एक वीडियो निकल आई जिसके अंदर 2 MNAs जौन से हैं, जमील अहमद और फ़हीम ख़ान, ये PTI के MNAs हैं। उन्होंने कहा कि जी हम उस वीडियो में थे जो चली अली हैदर गिलानी वाली, और तासुर ये मिल रहा है कि शायद ये स्टिंग ऑपरेशन था। क्या था या नहीं था, और इस तासुर को और भी तक़वियत मिली जब इलेक्शन से एक दिन पहले फवाद चौधरी जौन से हैं फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने खानज़ादा के प्रोग्राम में बात करते हुए भी ये तासुर दिया जैसे हमें पता है कौन है क्या कर रहा है, और इस फिल्म का पार्ट 2 जौन सा है बाद में देखेंगे। तो क्या ये एक स्टिंग ऑपरेशन था, और अगर स्टिंग ऑपरेशन था तो इसके लीगल इम्प्लिकेशंस क्या हैं, इन MNAs के लिए भी है, उधर भी। लेकिन जो असल प्रोग्राम की आज बात है, एक मैं आपसे न्यूज़ भी शेयर करूंगा, वो ये है कि उस्मान बुज़दार, जब सारा फोकस, आपको याद है कुछ दिन पहले हमने इसी प्रोग्राम में ख़बर ब्रेक की थी कि अपोजिशन की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में, जिसमें अल्टीमेट बेनिफिशरी जो से हैं परवेज़ लाई साहब होंगे एज कंसेंसस कैंडिडेट, और सेंटर में कुछ नहीं होगा। सबसे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मूव किया जाएगा पंजाब में। बड़ा उस पर क्रिटिसिज्म भी आया, ट्विटर पे भी आया कि शायद हमने बात चला दी है। अब हर किसी ने उस बात को सेकंड कर रहे हैं और हमारी ख़बर सच्ची होती जा रही है। पंजाब पे सारी नज़रें हैं। आज फिर वहाँ पे बात हुई है। आज मैं प्रोग्राम में आपसे ख़बर भी शेयर करूँगा अभी कुछ देर में कि एग्जैक्टली उस्मान बुज़दार के फ्यूचर मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला हुआ है, कहाँ हुआ है, किस फोरम पर हुआ है। और एक और बात भी, अभी इमरान खान साहब की वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस से आपको याद, एक दिन पहले मुलाकात हुई, आर्मी चीफ और DG ISI भी थे। वो एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी, और उस पर क्रिटिसाइज़ भी किया था मरीम नवाज़ ने कि क्यों मिले हैं। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ से मिल सकते हैं। उस मीटिंग की भी कुछ बातें हैं जिनका बहुत नेशनल पॉलिटिक्स के लिए उनकी रेमिफिकेशंस हैं। इन तमाम चीज़ों पे बातें होंगी। मेरे साथ बड़ा एक क्या कहते हैं पैशनेट मेरे दोनों गेस्ट हैं। फवाद चौधरी साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थैंक यू वेरी मच फवाद। साथ हमें तलाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर लीडर PMLN, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे इंटीरियर के। फवाद, बिफोर आई स्टार्ट विद यू, कल आप नहीं आए थे तो ट्विटर पे लोग शुरू हो गए कि जी मैंने 1 साइडेड प्रोग्राम कर दिया। मैंने बताया कि भाई इन्वाइटेड थे फवाद और वो PM के पास फंसे हुए थे। तो पहले तो यार तुसी जरा कन्फर्म कर दियो कि यही होया सी। नहीं, बड़ी माजरत, वाकई वो एक ये जो सेनेट इलेक्शंस की एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग आ गई जिसकी वजह से सारा जो स्केड्यूल था वो दरम बरम हो गया। फवाद, पहले आपसे शुरू करते हैं। मैं क्विकली वो शॉर्ट प्ले कर दें जो फवाद ने बात की थी इन्हीं MNAs के बारे में। क्या वाकई बिक रहे थे? ये कहानी अभी बाकी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कहानी का ये रुख भी आपके सामने आ जाएगा। आप कहानी का दूसरा हिस्सा जो है वो कल तक आप देख सकेंगे। जो
ये जो 4 MNAs हैं ये कल अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। किसके कहने पे? किसी के कहने पे नहीं। अच्छा, हमने पैसे लिए होते। कितनी ऑफर की थी सर? सर ऑफर उस वीडियो में हम दोनों थे। आपने अपने तौर पे ये काम किया या किसी के कहने पे किया? रिप्लाई प्लीज। पार्टी का स्टेटमेंट आ जाएगा, पार्टी का स्टेटमेंट आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन जब हमें बुलाएंगे हम जाएंगे। ये हम हैं, ये हमारे पीएम है, अपोजिशन दलील हो गई है। जी फवाद, अब ये जमील अहमद और फ़हीम खान दोनों के फ़ोन भी बंद हैं, इनसे रब्ता करना इम्पॉसिबल हुआ है। अब आप हमें बताएं, आपके बयान से ये लगा ये था कि शायद आप लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया। क्या ये स्टिंग ऑपरेशन था, क्या था, या आप लोग इनको जायज़ करने के लिए कि इन लोगों से आपने वोट दिलवाए हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तासुर दे रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन था? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर आज असद उमर साहब का बयान जो है वो आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की पार्टी लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ जो है वो किया जा रहा है कि इसका जो प्रोस्पेक्ट है, इसकी बैकग्राउंड है, वो सारे की सारी सामने लाई जाए और बताया जाए कि वो कैसे हुआ था और ये सारा मामला जो है उसकी तह तक पहुंचना जो है वो होगा। तो उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो है वो लॉन्च जो है इस वीडियो स्कैम में की गई है। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि इसका ये हिस्सा तो कि कैसे बनी या कराई गई या क्या हुआ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो नासिर अली शाह साहब है वो लोगों को 10-10, 12-12 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं। और ये जो इलेक्शन हुआ है इसके अंदर लोगों ने, इसके अलावा भी हमारी जो ख़वातीन MNAs हैं उनको मैसेजेस किए गए जिसमें उनको पैसे की ऑफर्स की गई। सो हमारे जो भी लोग जिनको ये ऑफर्स आई हैं या जिनको मैसेजेस किए गए हैं, जिनको फ़ोन पे राब्ते किए गए हैं, वो तमाम इस इंक्वायरी कमेटी के सामने आएंगे भी और वो अपना मुद्दा भी वहाँ पर बयान जो है वो कर सकेंगे। लेकिन फवाद ये बताइए, अगर इंक्वायरी को लगा तो लॉजिक समझ आती है, फिर हाउ कम ये 340 MNAs हैं वहाँ पे, इन दो से फिर प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात क्यों की? वाई दीज टू? नहीं, PM ने तो सबसे मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जो हमारे 178 MNAs हैं उनमें से ज़्यादातर से मुलाकातें की हैं 3-4 दिनों में, और पहले भी सेनेट के इलेक्शनों में भी। एक तो सिलसिला है जो कि मुसलसल जारी रहता है मुलाकातों का, वो 2 का ही मामला जो है वो नहीं है। लेकिन मैं आपसे अर्ज जो मेरी है वो ये है कि आपको जो नुक्ता है वो तो साबित हो गया ना कि ये जो इलेक्शंस हैं ये किस तरह के हुए हैं। इस नुक्ता ये साबित हो गया कि किस कदर ज़्यादा बड़ी अमाउंट्स जो है वो लोगों को ऑफर की गई, किस तरह से इलेक्शन को खरीदा गया। एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2000 के बाद जितने इस तरह के मामलात हुए हैं उनमें खरीदार तो उनमें खरीदे जाने वाले तो बदलते रहे हैं, खरीदार हमेशा जरदारी साहब रहे। सो दिस इज अगेन वेरी तो फिर एक बात बताएं, अभी आपने कहा जी हम इलेक्शन से पहले कह रहे थे ये होगा, वही हुआ, आपने टेप्स भी, लेट्स से स्टिंग है, टेप्स भी सामने आ गई, तो अब जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है इसको क्यों नहीं आप ओपन इलेक्शन करते? 101% ओपन होना चाहिए। हम तो पहले भी ये बात कर चुके हैं, पार्लियामेंट को मिलना चाहिए और आर्टिकल 226 में अमेंडमेंट आनी चाहिए। सेनेट का जो इलेक्शन है वो ओपन होना चाहिए, चेयरमैन का भी ओपन होना चाहिए और मेंबरान का भी ओपन होना चाहिए। तलाल चौधरी साहब, वो तो सरकार तो कह रही है बिल्कुल करें, ओपन करें, हमें तो कोई इतराज नहीं है। देखिए, सरकार की बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन सरकार बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद और बहुत सारा कुछ देखने के बाद आई है और इस वक्त टाइम जो है वो भी इसका आपको पता है अमेंडमेंट के लिए एक टाइम लगता है और उस क्या वो टाइम इस वक्त पूरा है या नहीं है। और वैसे फवाद साहब ने तो कह दिया है, मगर ये पहले वजीर हैं जो कि कह रहे हैं। मुझे पिछले दिनों चंद एक इनके और लोगों के साथ प्रोग्राम करने का मौका मिला और यही सवाल जो आपने किया गया एंकर की तरफ से, तो वो PTI बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो होगी तो इन्हें पार्लिमानी लेवल पर उसी तरह राब्ता करना चाहिए जैसे हकीकी कोई भी पार्लिमानी जब कोई अमेंडमेंट होती है तो वो राब्ता किया जाता है बाज़ाब्ता, ताकि पता चल सके कि ये सिर्फ एक बयान की हद तक है या अमली तौर पर ये करना भी चाहते हैं। फवाद, आप लॉयर भी हैं, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर आप और अपोजिशन दोनों एग्री कर दें, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ये, क्योंकि 12 को इलेक्शन है, 4-5 दिन रह गए हैं, हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं तलाल चौधरी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बयान है ये हमने ईवान के अंदर भी दिया था
और ईवान में जब ये बात आई थी, ये 29 अक्टूबर से ये बिल पेंडिंग है पार्लियामान में, और जब डिस्कशन हुई थी तो मैं था और उसके बाद जो राजा परवेज अशरफ साहब थे और हमारे दरमियान ये बात हुई, उसमें बाकी जो हमारे मिनिस्टर्स थे वो भी सारे हमारे खड़े थे। तो हमने उन्हें ये कहा था कि आप अमेंडमेंट ले आए इसमें, ताकि हम चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी इसमें ओपन कर देते हैं और सारे इलेक्शन को ओपन करने के लिए हम ये अमेंडमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उन्हें जरदारी साहब ने रोक दिया इसके ऊपर आगे बढ़ने से। अदरवाइज तो देखिए बड़ा सिंपल है, हमें जो सेनेट का इलेक्शन है वो लाजमन ओपन होना चाहिए। उसकी वजह यह है मालिक कि हमने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तफसील से ये बात कही है कि ये जो वोट है ये हम अपने हल्के के लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे हल्के के लोगों को पता हो कि हम ये वोट किधर डाल रहे हैं, और यही असूल चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पे भी अप्लाई होता है। बाद ये बताएं, आप लोग खुद कहते हैं कि 16 वोट दूसरी तरफ गए सेनेट इलेक्शन के अंदर, वो 16 वोट कल क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ गए? क्यों आपकी गवर्नमेंट कल नहीं गिरी? क्या जरदारी साहब नहीं चाहते कि गवर्नमेंट गिरे? बिकॉज उनका सबसे ज़्यादा स्टेक है, सिंध गवर्नमेंट उनकी है, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट चले और इलेक्शन वगैरह उनको सूट नहीं करता। अगर 16 वोट बिके थे तो 16 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में क्यों वापस आ गए और आपको वोट कैसे मिल गए? वो नहीं, ये वोट तो जो हमारी फौजिया अरशद थी, जो हमारी खातून कैंडिडेट है, उनके इलेक्शन में भी नहीं बिके, उनके इलेक्शन में भी वोट पूरे नहीं, उस रोल में तो उनसे मांगे नहीं ना। लेकिन 16 बंदे तो आपके बिके, बकौल आपके 16 बंदे आपके बिके, उनसे ये सौदा तो हो सकता था ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर भी आप जो सा है इधर खड़े होंगे। फौजिया छोड़ें, वो तो फुट नोट है ना। मैं इन 2 वोट्स की बात कर रहा हूँ, गिलानी साहब की और आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपने अनाउंस किया। नहीं, लेकिन वो समझने के लिए इम्पोर्टेंट है ना। मसलन आप देखिए ना कि अगर तो PMLN, जिस तरह से PMLN में इन्होंने मरियम बीबी ने कहा दिया कि हमारे तो टिकट बिके हैं, तो टिकट बिकते तो दोनों जगहों के ऊपर बिकते ना। ये तो नहीं ना कि एक पे ले लिया दूसरे पे नहीं लिया। बुनियादी तौर के ऊपर पैसे दिए गए सिर्फ जो है वो हफीज शेख वाली सीट के ऊपर, उसके अलावा जो है वो दूसरी सीट के ऊपर भी और कॉन्फिडेंस के ऊपर भी एक तो पैसे जो हैं वो उस तरह से नहीं दिए गए। सिर्फ एक सीट के ऊपर एक ही दिन एक ही छत के तले जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक नतीजा इधर आया और दूसरा उधर आया, तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, यही तो धांधली का सबसे बड़ा सबूत है, यही तो हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो बंदा एक काम के लिए पैसे पकड़ेगा वो दूसरे काम के लिए भी पकड़ लेगा। रास्ता तो खुल गया था उनके साथ 101%। लेकिन पैसे दिए नहीं ना गए। जब पैसे नहीं दिए उन्होंने उसके लिए, और दूसरी बात ये जो कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसमें फर्क है ना, इसमें ओपन वोट है। आपने सबके सामने उठ के तो दूसरी तरफ जाना है, सबके सामने उठ के लेफ्ट पे जाना है, सबके सामने उठ के राइट पे जाना है। सो अगर आप में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि आप सबके सामने उठ के अपनी चॉइस दे सकें, नहीं, लेकिन तो फिर तो आर्टिकल, लेकिन वो तो मरियम बीबी ने अनाउंस कर दिया था ना कि टिकट्स हमारी बिकी, यानी कि उन लोगों को टिकट्स के तो वादे हो गए हुए थे, बैकअप तो टिकट मिल गई हुई थी। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, उनको टिकट्स तो वो बेसिकली तो पैसे की तरफ इशारा कर रही है ना। 2.5 साल पहले कौन टिकट्स का फैसले कर लेता है? इलेक्शन तो जब होते हैं तो महीना पहले स्ट्रेटजी तय होती है, 2.5 साल पहले स्ट्रेटजी तय हो जाती है। वो इशू ये है कि इस वक्त जो मामला चल रहा है, जो प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, ये जो वोट है, इससे अच्छा तो फिर हम बिडिंग करा लिया करें सेनेट की या चेयरमैन सेनेट की, या जो इलेक्शन हो रहे हैं। इस तरह के सिस्टम में रहने की क्या जरूरत है? जिस कदर शर्मनाक इस वक्त अपोजिशन ने रोल प्ले किया है और जिस तरह से खुलेआम लोगों की खरीदो फरोख्त हुई है, जैसे इस तरह तो बकरे नहीं बिकते जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शंस में लोग बिके। तलाल चौधरी साहब जैसे इन्होंने बात की टिकट्स की, मरियम की उस बयान को हमें समझाएं। अगर वो रिश्वत नहीं है, अगर वो इंड्यूसमेंट नहीं है, अगर वो उस किस तरह उस ज़िम्रे में नहीं आता, चाहे कैश दें या टिकट दें, वो क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए मालिक साहब, आप भी सियासत को बड़ी देर से कवर करते हैं। या होता यह है कि हमारे जो बहुत सारे MNA MPs हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि असेंबलियों में सीटों को रिटेन रखा जाए। ज्यादातर मेरा ख्याल कोई 3 से दर्जन से जायद लोग ऐसे हैं जो कि मुशर्रफ के साथ भी थे, फिर वो पीपल्स पार्टी में भी थे, फिर उसके बाद हमारे दौर में भी थे, और अब वो PTI के साथ है। सो अब उन्हें कोई अवामी माहौल ऐसे लग रहा है कि PTI तो बिल्कुल कोई इलेक्शन में कामयाब हो ही नहीं सकती,
और परफॉर्मेंस और बाकी बहुत सारी चीजें, सो वो अपनी मुस्तकबिल की सीटें जो है उसे रिजर्व करवा रहे हैं। और अगर देखें ना हॉर्स ट्रेडिंग, एक और दूसरे एंगल से देखें कि अगर 10 से 15 लोग इनको छोड़ के पीडीएम का टिकट ले लें और दोबारा असेंबली पहुंच जाए तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी। उसमें तो कोई, ये तो एक सियासी मामला है ना जी, इसमें तो कोई, और जब टिकट है वो कोई जीती हुई टिकट, तो आप जब तक इलेक्शन नहीं होता, ये तो एक परसेप्शन है ना कि हम जीत जाएंगे, लेकिन आखिर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो ये कोई पैसे से इसे रिलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मैं आपको ये कह दूं, देखिए फवाद साहब खुद जानते हैं, ये कहते हैं खान साहब बिके नहीं है मगर ब्लैकमेल हुए हैं, खान साहब झुके नहीं है मगर सीधे हो गए हैं। यानी वो 16 लोग जिन्होंने वोट दिया, इन्होंने उन्हें नाश्ते भी करवाए हैं, मिन्नते भी किए हैं, और अभी भी उनके तरले मिन्नते और उनकी बड़ी खुशामतें कर रहे हैं, और इनको पता है कि कौन से वो बिके हैं। यानी इनको वोट दे दें, वो चेयरमैन सेनेट का वोट हो, जो हमारे गंदे अंडे थे वो इनके लिए साफ है, और अगर जब वो गिलानी को देने की बजाय इनको दे दें तो वो बड़े अच्छे लोग थे। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए ना, इखलाकी जो आप कह रहे हैं कि मैं बहुत ऊपर रहकर सियासत करता हूं, मेरा मकसद ही इक़्तिदार नहीं है, तो खान साहब को चाहिए था आइडेंटिफाई करते, उनको बाहर निकालते। नहीं अभी, बल्कि शेख रशीद साहब का मैं फवाद से पूछता हूँ, जरा शेख रशीद साहब का शॉर्ट चाहिएगा। उन्होंने बड़े मजेदार बात की है, उन्होंने कहा जी हम अफोर्ड ही नहीं करते 20 लोगों को निकालना, मौसम ठीक नहीं है, जरा चलाइएगा। उस वक्त 20 बंदे निकालने जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इस वक्त 20 बंदे निकालो तो हम घर जाते हैं, फिर तो चोर ऊपर आ जाते हैं, फिर तो रिवर्स लग जाता है। मैसूर तो वहाँ रखता है ना, यहाँ से लाहौर ले जाते हैं, मैरियट में रखते या किधर रखते। नहीं, इमरान खान की ऐसी तबीयत नहीं है। अभी सुबह तक 3 मेंबर कम थे जी, शोर शराबा पड़ा हुआ था, 10:30 से निकला तो 11:45-11 पहुंचा, उस वक्त भी 3 मेंबर नहीं पहुंचे हुए थे अभी तक। सेनेट का चेयरमैन जो है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का असास हज़ारा है और चेयरमैन है, इमरान खान का कैंडिडेट भी स्टेट का कैंडिडेट है जी। फवाद ये बताएं कि बिल्कुल उन्होंने मुनाफकत सी नज़र आती है। शेख साहब ने कहा है कि उस वक्त हम अफोर्ड करते थे, पहले 20 बंदे निकाले थे, अब हम अफोर्ड नहीं करते। तो क्या आपकी मोरालिटी भी मोरालिटी ऑफ कन्वीनियंस है कि जब सौदा ठीक है वरना नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो शेख साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। आज इमरान खान को पता चल जाएगा 16 बंदे कौन है, वो 1 घंटा नहीं लगाएंगे उनको निकालने में। ये बिल्कुल शेख रशीद साहब की, शायद वो प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना क्लोजली उन्होंने नहीं उनको किया हुआ, इमरान खान नहीं लिहाज करेंगे। 16 बंदों को उनको पता चलेगा, वो बिल्कुल निकालेंगे। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ये 16 लोग कौन है, हमें तो नहीं पता। और इसी तरीके से, इसीलिए तो हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि आपका बैलेट पेपर ट्रेसेबल होना चाहिए, जिसमें पता तो लगे कि किस बंदे का किधर है जब कोई तनाज़ा खड़ा हो। चले, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी नहीं बात मानी, आर्टिकल 226 उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो देखेंगे उन्होंने वोट किसने कहाँ इस्तेमाल किया है। दो हमारी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ थी, हमारा इस्तदलाल मुख्तलिफ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो पता हो कि इंक्वायरी में कि वो वोट किधर गए, उन्होंने वो भी नहीं करने दिया। एक बात बताइए, आपकी पार्टी ने इस तरह सेलिब्रेट किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे कि बहुत बड़ी फतह हो, कोई बहुत बड़ा ताकत का मुजाहरा हो। अगर 2.5 साल के अंदर एक ऑल पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़े, ये तो कमजोरी की बड़ी निशानी है। फिर आपके सबसे बड़े सूबे के ऊपर जो गवर्नेंस के ऊपर इशू बन रहे हैं और सारी बातें, और उसके बारे में अभी खबर भी शेयर करूंगा, आपके तो चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। आपके तो 127 हफ्ते रह गए हैं इस गवर्नमेंट की ज़िंदगी में। क्या कर लेंगे आप 127 हफ्तों में? मतलब 2 साल 2.5 साल सुनने बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन 127 हफ्ते हैं टोटल आपके पास, और आप लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे आपने कोई महाज फतह कर लिया। देखिए, हमारी बात ये होती है कि ये जो मौजूदा एरा है ना, ये एरा ऑफ इंफॉर्मेशन है। जिस किस्म की इस वक्त मीडिया का ऑनस्लॉट का मॉडर्न गवर्नमेंट्स को सामना करना पड़ता है और मॉडर्न गवर्नमेंट्स को मैनेज करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन, वो इससे पहले दुनिया की तारीख में कभी नहीं रहा। सो इसलिए ये जो भी मैनेजमेंट होती है या कॉन्फिडेंस मोशन है या जिस किस्म का पैसा जला, और उसके बाद भी इतना बंदे लोग 176 वोट मिले थे, जब पीएम इलेक्ट हुए तो अब 178 वोट हो गए डिस्पाइट ऑल ऑड्स। तो जाहिर है कि एक कदम इस्तेहकाम की कैफियत से निकल के आप एक इस्तेहकाम की तरफ आएंगे तो वो सेलिब्रेट करना तो बनता है। और इस तरह इसी के साथ साथ आप हर पॉलिटिकल इवेंट को जो आपको विक्ट्री देता है आप सेलिब्रेट करते हैं।
सो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात है कि जिस पे एतराज़ किया जा सके कि आप सेलिब्रेट क्यों कर रहे थे। मेरा और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चैलेंजेस जो हैं वो बड़े हैं और 2.5 साल का वक्त जो है वो कम है, और इस पे यकीनन जो हुकूमत है उसको अपनी जो रेस है वो बहुत तेज़ बढ़ानी पड़ेगी। हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि प्राइम मिनिस्टर एडमंट हैं हफीज़ शेख साहब को रखने पे, और शायद उनको KPK से लाया जा रहा है, सीट पे उनका बंदोबस्त हो रहा है। कैसी बात में हकीकत है कोई? ये तो मुझे नहीं पता कि उनको KP से लाया जा रहा है या पंजाब से लाया जा रहा है, लेकिन हफीज़ शेख साहब कंटिन्यू तो करेंगे। अच्छा, मुझे नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आके मैं आपसे शेयर करूँगा उस्मान बुज़दार साहब के बारे में क्या फ़ैसला हुआ, और सादिक संजरानी साहब भी अचानक कैसे, जैसे शेख रशीद ने कहा कि वो हुकूमत और रियासत दोनों के उम्मीदवार हैं। हुकूमत हमें समझ आती है, रियासत कहाँ से आ गई, इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। और अभी हम ब्रेक के दरमियान में हम सुन रहे थे मरियम नवाज़ भी मीडिया से बात कर रही थी, और उन्होंने फिर एक बार ये एजेंसीज, इदारे जिसको हम कहते हैं फ़ौज को नाम लिए बगैर फिर रगड़ दिया। उन्होंने कहा कि जी गर्दनों पर तलवारें रख कर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाया गया, और सेलेक्टर्स ना होते बेटा बचाओ मुहिम चल रही है, सारा कुछ। फवाद चौधरी साहब उन्होंने तो फिर तलवारें निकाल ली। उन्होंने कहा आपको तो आर्मी चीफ एंड कंपनी ने बचाया कल, वरना फारिग थे आप। पहले तो देखिए, मेरा कॉपीराइट है ये बचाओ मुहिम के ऊपर, ये अबू बचाओ मेरा टैगलाइन था जो उन्होंने अपने हक में जो है इस तरह से बगैर परमिशन के यूज की है और चोरी की है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए, टर्म से लेके पैसों तक चोरी करना। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हर बात में ये कहना है कि एजेंसियां साथ हैं, देखें अगर कोई इदारा ही आपके साथ नहीं है, तमाम लोग आपके खिलाफ हैं, ISI आपके खिलाफ है, फौज आपके खिलाफ है, बाकी तमाम इदारे, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ है, तो बस फिर आपके खिलाफ है, फिर आप सब्र करें, घर पे बैठ जाएं अगर कोई भी आपके साथ नहीं है। क्योंकि देखें, जमहूरियत तो सबको साथ लेके चलने का नाम है। यहाँ तो लोगों की अक्सरियत चाहिए होती है, आपको अवामी हमदर्दियाँ चाहिए होती हैं। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपका दामन खाली है। इतने खाली दामन के जो लोग हैं वो फिर घरों पे बैठते हैं, उनकी तो कोई किरदार नहीं है, ना ही आपका था, ना है और ना ही होगा। मुझे फवाद ये बताएं, मैंने वैसे तो खबर एंड में शेयर करनी थी लेकिन मैं अभी शेयर कर लेता हूँ। मेरी इत्तला के मुताबिक ये फैसला हो के वज़ीर आज़म ने कर लिया है कि पंजाब में तब्दीली होगी। उस्मान बुज़दार साहब की चीफ मिनिस्टरशिप ख़त्म होने को है, और ये बात कुछ महीनों पे नहीं जाएगी बल्कि हफ्तों की बात हो रही है। सवाल मेरा चॉइस साहब आपसे ये है, और ये मैं एज ए क्लेम, एज ए ब्रेकिंग न्यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये असेसमेंट चॉइस साहब नहीं दे रहा। फवाद, मेरा आपसे सवाल ये है, इस वक्त अगर चेंज होता है पंजाब के अंदर, इसको क्या एक प्रैग्मेटिक मूव समझा जाएगा कि कमज़ोरी की निशानी समझा जाएगा? क्योंकि ऑपोजिशन ने बहुत खप डाल दी हुई है कि जी हम करेंगे, हम पंजाब में चेंज लाएंगे, चीफ मिनिस्टर होगा, ये होगा, वो होगा। क्या ये मूव बैकफायर कर सकती है अगर ये फैसला इम्प्लीमेंट होता है? देखिए जी, चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब का, वो बुज़दार साहब इसलिए है कि इमरान खान उनकी पुश्त पे खड़े हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो होगा जिसकी पुश्त पे इमरान खान खड़े होंगे, और इसलिए ये कहना कि वो कोई उसकी कॉन्टिन्यूटी का कोई इशू है या कुछ है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ना ही इस वक्त फ्रेंकली कोई ऐसी पोजीशन में है। ये जो आज मुलाकात हुई है मरियम की और हमजा की, तो ये तो पहले ये अलाइड पार्टीज हैं, बिलावल की और हमजा की। बिलावल साहब के तो 6 सीटें हैं पूरी पंजाब असम्बली में, सो वो कैसे क्या चेंज मैनूवर कर सकते हैं? सो मेरे ख्याल में इस वक्त तो ये जो फैसले हैं फ्रेंकली ये तो प्राइम मिनिस्टर के साथ लाई करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, बट होगा वही जो वज़ीर आज़म जिसका फैसला। और आपके ख्याल में अगर वज़ीर आज़म किसी बंदे को भी लाएंगे तो उससे आपकी गवर्नमेंट को किसी किस्म को वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा? देखिए, प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, पॉलिटिक्स है, इसमें रोज़ाना की प्रॉब्लम्स होती हैं, रोज़ाना मैनेज करनी पड़ती हैं। और ये भी कोई हतमी बात नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स जो है
वो आप को नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स तो होती है, बट इसी को सोल्यूशन करने सुपीरियर पॉलिटिक्स, आपको रोजाना एक सुपीरियर पॉलिटिक्स करनी पड़ती है अपने मुखालिफ से, अदरवाइज वो आपको नीचे लगा लेगा। तलाल चौधरी साहब, अगर ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये इम्प्लीमेंट होने का अभी एक फ़ैसला हुआ और हफ्तों की बात हो रही है, तो अगर ये चेंज आ गई तो आपका तो जितना प्लान अपोजिशन का बना था कि मूव करेंगे, फिर शायद परवेज़ इलाही साहब कंसेंसस कैंडिडेट बने, फिर वो इलेक्ट हो जाएं तो आप लोगों को कुछ रिलीफ मिल जाएगी, आपका तो सारा पॉलिटिकल प्लान पंजाब में तबाह नहीं हो जाएगा? आपकी तो सारी स्ट्रैटेजी उस्मान बुज़दार पे थी। देखिए, एक दो तीन बातें मैं करना चाहता हूं। एक तो फवाद साहब ने थोड़ी देर पहले एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें एमएनएस का पता नहीं है कि किन्हों ने गिलानी साहब को वोट दिए हैं। मैं ये दावे से कह रहा हूं कि फवाद साहब को भी पता है, इमरान खान को भी पता है। देखिए, अपनी कमजोरी आप बताइए कि हम बिल्कुल ब्लैकमेल हो रहे हैं, हमने उन लोगों से वोट लेना था और हमें पता है। और मैं आपसे अर्ज करूं, नहीं फवाद साहब, मैं आपको नाम, मेरे से ज्यादा आपको नामों का पता है। आपको ये भी पता है कि किसने पीपल्स पार्टी की टिकट ली है, किसने नून लीग की टिकट ली है, किसने किस जगह पर मिले हैं। आपने 3 दिन जिस तरह उन लोगों को उठा कर रखा है, जैसे मोबाइल बंद करवाए हैं, आपने तो उनकी घरवालियों को भी, यानी उनके सेक्रेटरियों के भी नंबर बंद करवाएंगे, राब्ते ना रखे, और आपको पूरा पता है। और ये बिल्कुल, ये कोई पूरे इस्लामाबाद की गली कूचों में पता है कि फैसलाबाद से कौन है और जंग से कौन है, और मेरा मतलब है कि जनूबी पंजाब से कौन है, कौन किसको लेके आया, किसने क्या यकीन दहानी करवाई है, और पैसा नहीं चला, ये भी आपको पता है। बाकी रही बात कि इस वक्त आपने सरवाइव किया है इसलिए क्योंकि हम इंटरेस्टेड अभी नहीं थे। जिन लोगों ने गिलानी को वोट दिया उनमें से कईयों ने राब्ता किया था कि क्या हुक्म है, अगर आपकी ऑफर कायम है तो यहां भी हम सामने खड़े हो जाते हैं। सो अभी हमारा ख्याल है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और पंजाब जो नहीं, तो फिर एक से तलाल साहब, तो फिर अगर उनकी ऑफर आई थी तो फिर आप लोगों ने इनकी गवर्नमेंट गिराई क्यों नहीं? देखिए, उसमें गुजारिश ये है, देखिए ना, हर कोई प्लान कोई तरीके से चीजें, अभी चेयरमैन सेनेट वाला मामला भी है। आपका सबसे बड़ा मकसद ही इमरान खान की गवर्नमेंट गिराना था, बाकी तो साइड शो है। आप कह रहे हैं कि आपको कांटेक्ट किया जिन लोगों ने पैसे पहले खाए हुए थे, उनका इस बारे में क्या हुक्म है? तो फिर हुक्म तो वही था, गिराएं हुकूमत को। नहीं, देखिए मालिक, मैं आपको, देखिए मैं दयानतदारी से बता रहा हूं, किसी बंदे का मेरे इल्म में नहीं है कि उसने पैसे लिए हों। ठीक, पॉलिटिकल बारगेनिंग जो कि सियासतदान एक दूसरे से करते हैं अपनी सीट के लिए या किसी, वो जरूर हुई होगी, लेकिन किसी पैसे वाला कोई मामला नहीं है। अब रहेगी पंजाब की बात। देखिए, पंजाब में ये बिल्कुल इमरान खान जब तक चाहें तो बुज़दार साहब कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर जिस दिन वो चाहें कि बुज़दार की जगह पीटीआई से कोई बन जाए, वो ये नहीं कर सकते। क्यों? और ये उनके बस की बात भी नहीं है, और ये उनकी लिमिटेशंस हैं। सो वहां पर चौधरियों का रोल और उसके बाद हमारा रोल जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर बहुत सारे इसी तरह के, गिलानी साहब को जैसे वोट मिला है, बहुत सारी तादाद में लोग वहां वोट करना चाह रहे हैं बुज़दार और पीटीआई के खिलाफ। तो हम देख रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी हुकूमत बने, जिसकी वजह से अदम एतमाद डिले हो रहा है पंजाब में। तो अगर उन्होंने चौधरी साहब को बना दिया फिर क्या करेंगे? देखिए, अभी आज भी मुशावरत हुई है, लेकिन अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। फैसला होगा तो अगर वो सबके सामने आएगा। नहीं, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई जो आपने कहा कि वो नहीं कर पाते, उनके पास नंबर्स हैं, वो कर लेंगे, क्यों नहीं कभी कर पाएंगे वो नया अपना वजीर आला? देखिए, गुजारिश ये है कि चौधरियों को आप इतना सादा भी ना समझें। चौई फवाद साहब दियो बरादरी देने बड़े समझदार ने, उन्होंने या अपने आप नू वोट पाना या बुज़दार नू रहन देना, उन्होंने और बंदा नहीं बन देना। ये आपके सामने है ना, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और ये उनका हक है सियासी तौर पे कि वो बंदा अपने आप को एलिवेट करने की कोशिश करे। मगर मैं आपसे एक अर्ज कर दूं कि ये जो परफॉर्मेंस इनकी है, ये अगर इसी तरह बुज़दार और इस तरह की जैसे वफाक की कंटिन्यूटी रही, जिस तरह की परफॉर्मेंस इनकी बैड परफॉर्मेंस है, तो मेरा ख्याल है ये जिस तरह की फिर किस दिन, अभी तो 16 बंदे हैं, ये 116 भी चले जाएंगे इनसे दूर। फवाद साहब ये बताएं, जो मुझे तलाल की बात समझ आई है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह शायद आप लोग समझते हैं कि आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इस्टेब्लिशमेंट का इस मुल्क में किसी के साथ, आप लोगों के पास भी अब शायद चौधरी साहब वगैरह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पंजाब में,
क्योंकि उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि वो अपने आप को तो वोट डालेंगे, आपके बंदे को नहीं डालेंगे। विदाउट चौधरी सपोर्ट क्या आप लोग अपना चीफ मिनिस्टर चेंज कर सकते हैं पंजाब में? देखिए, मैं जाहिर है कि चौधरी साहबान के बिहाफ पे तो बात नहीं कर सकता, ये तो बेहतर जवाब वो ही आपको दे सकते हैं कि उनकी क्या पॉलिटिक्स है और वो कैसे आगे इसको बढ़ाना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे। लेकिन मैंने जैसे से आपको अर्ज किया, पहली बात तो ये है कि जितने अपने टिकट को बढ़ा चढ़ा के पेश करना चाह रहे हैं तलाल जो सब, जो बंदा भी थोड़ा बहुत भी सियासत पे का तजिया करेगा, वो उसको पता है कि लोग 2.5 साल पहले टिकटों के फैसले नहीं कर लेते। वो तो जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं उसके बाद लोग जिन्होंने जाना होता है फैसला करते हैं, उस वक्त देखते हैं हमारा मुफाद किधर है। और पार्टीज भी फ्रेंकली इस तरह टिकट नहीं दे देती, वो देखती हैं कि इस हल्के में किसकी क्या पोजीशन है, उसके मुताबिक पे टिकट देते हैं। पागल तो नहीं है ना, ये एक इतना बड़ा अगर इलेक्शन हो रहा है तो आप 2.5 साल पहले किसी से कमिट कर लें, या कमिट आप करेंगे तो जाहिर है फिर आप बाद में ऐसे उसको पूरे नहीं करेंगे। लिहाजा ये तो किसी को बेवकूफ ना बनाए कि जी हमारे टिकटों के ऊपर लोग जो है उन्होंने अभी वोट दे दिया गिलानी साहब को और तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो बड़ी एक मासूम सी तलाल चौधरी साहब की जो है ना वो एनालॉजी है, जो जाहिर है कि काफी हकीकत से जो है वो काफी दूर है। जहां तक बात है कि लोग जो है, आपने जिस तरह कहा कि पंजाब में या कहीं पे भी, देखिए कमजोर के साथ कोई ठहरता नहीं है, ताकतवर से कोई जाता नहीं है। अभी जो इमरान खान का जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, क्यों लोगों ने आकर के जो है वो सब ने आके वोट दिए हैं? इसलिए कि पॉलिटिकल पावर जो है वो इमरान खान के पास है। इसी तरह से पंजाब की जो पॉलिटिकल पावर है दैट लाइज विद पीटीआई, विद इमरान खान। सो इमरान खान का जो फैसला होगा उसमें इनकी अभी तक मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो का तो कद ही नहीं है ना। इनका क्या कद है कि तो आप मुझे ब्रेक लेना है, तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में जिस तरह सिचुएशन आपके नजदीक, चौधरी गुजरात के चौधरियों को पीटीआई के साथ जाना पड़ेगा, ना कि पीटीआई को उनके साथ जाना पड़ेगा। एम आई राइट? बिल्कुल, वो तो पीटीआई के साथ रहेंगे, वो क्यों जाएंगे? ठीक, इसी पे ब्रेक ले जी तलाल जल्दी, फिर मैं ब्रेक। देखिए फवाद बड़ा सच बोलते होते थे, लेकिन वजीर आजम ने कुछ देर पहले जरा खींचा है कि भी बहुत ज्यादा सच टीवी पे ना बोला करें। मैं दोबारा क्लेम करता हूं, फवाद को 16 के 16 का नाम पता है और उन 7 लोगों का भी नाम पता है जो कि कमिट करके वापस फिर इनकी तरफ आ गए। वैसे आप पूरे 25 साहब ब्रेक से पहले मैं इतना चौधरी साहब नु ब्रेक च पूछ लियो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ने सामने नहीं दसना। नहीं चौधरी साहब वाली बात आप बोल भी नहीं सकते। जब चेंज दी गेम आएगी तो बड़ा वाइबल नाम आई एम श्योर फवाद चौधरी का भी होगा, हम टीवी पे कह देंगे, वैसे ही लोगों ने से खिलाफ पड़ जाता है। मैं मालिक आपको एक और बता दूं, अगर खुफिया बैलेटिंग हो तो बुजदार के खिलाफ इनका वोट भी खिलाफ ही जाएगा, ये भी मैं बता दूं। मेरे इमरान खान जो मर्जी कहता रहे। चलो इस पे ब्रेक लेते हैं, बाकी बातें ब्रेक के अंदर करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। फवाद चौधरी साहब एक चीज़ तो बताएं, वो शेख रशीद के बयान में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि अब 12 तारीख को अगले हफ्ते इलेक्शंस भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी संजरानी साहब हुकूमत और रियासत दोनों के उम्मीदवार हैं। शायद ये वहाँ से तो कन्फ्यूजन नहीं पड़ा, क्योंकि उस दिन आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, DGI की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, एंड आउट ऑफ द ब्लूज अनाउंसमेंट होगी संजरानी साहब हमारे उम्मीदवार होंगे। तो क्या वाकई रियासत के उम्मीदवार हैं? संजरानी साहब क्यों रियासत के उम्मीदवार क्यों होंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है दैट लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर। जहां तक आर्मी चीफ या DGI की मुलाकात है, यहाँ पे तो रोज 150 प्रॉब्लम होते हैं जहां पर जो लीडरशिप है उसको मुलाकात करनी पड़ती है। और मैं तो मरियम बीबी के स्टेटमेंट से भी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि एक तरफ तो आप कहती हैं कि सुप्रीमेसी, सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर बात करती हैं, दूसरी तरफ आपकी जो सारी सियासत है वो ये है कि फौज की और हुकूमत की लड़ाई हो जाए किसी तरीके से, और फौज हुकूमत को चलता करे, हमें ला के बैठाए और फिर न्यूट्रल हो जाए। छोटी सी मासूम सी जो है वो स्ट्रेटजी है इनकी, जिसके ना कुछ सर है ना पैर है। अब यहाँ पे जो पहले तो वाकई मेरा नहीं ख्याल शेख साहब को ये कहना चाहिए था, उसकी वजह यह है कि जो भी कैंडिडेट है वो अगर एस्टैब्लिशमेंट कैंडिडेट्स जो है वो इस तरह से नहीं बनाती, ना ही जो है वो करती है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, BAP है, PTI है। हमारा इंटरेस्ट है कि ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि वो बात करें और वो जो है वो अपना कैंडिडेट दें।
सो उन्होंने कैंडिडेट दिया है। जहां तक इनका मीटिंग्स का ताल्लुक है, मीटिंग तो रोज होती हैं, उनमें 1000 चीजें डिस्कस करनी होती हैं। अच्छा, नंबर्स आपके कम हैं सेनेट में, तो फिर अगर वो रियासत के उम्मीदवार हैं इसलिए जीत जाएंगे संजानी साहब? अच्छा, नंबर्स कम नहीं है, नंबर्स एक्चुअली ऑलमोस्ट बराबर हैं हुकूमत के अपोजिशन के। डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट्स का है। इंडिपेंडेंट्स फैसला करेंगे कि जिधर वो जाएंगे वो जो है वो चेयरमैन बनेगा। अब इंडिपेंडेंट्स के ऊपर जाहिर है कि जो पीडीएम है वो भी काम कर रही है, और हमारे आज भी खट्टक साहब की जो है वो मुलाकात हुई है चासदा में जो एएनपी है उससे। सो वो भी काम करेंगे, हम भी काम करेंगे। सो इंडिपेंडेंट्स विल डिसाइड के, और ये जो बहुत छोटी पार्टीज हैं उनके डिसीजन के ऊपर होगा कि कौन किधर जाए। तलाल चौधरी साहब, आखिरी 30 सेकंड, कभी आप कहते हैं हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, फिर हर दूसरे दिन जरा की बात होती है आप लोग तलवारें निकाल लेते हैं। आप लोग फैसला क्यों नहीं कर लेते तलाल चौधरी कि किधर खड़े हुए हैं आप? देखिए बिल्कुल फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ऐसा रोल प्ले करते हैं, मसलन इस दफा उन्होंने क्या किया है, सिर्फ रोल में अपना थोड़ा सा फर्क किया है कि इस दफा हमारे लोगों को उठाकर नहीं लेकर गए या प्रेशराइज नहीं किया कि आप वोट ना दें, बल्कि जो हुकूमत के लोग थे उनको टोकरे के नीचे लाने के लिए पकड़ पकड़ के ब्लैकमेल और वो जो थ्रेट्स और जिस तरह वो करते हैं वो उन्होंने किया पूरा। यानी ये बिल्कुल ये तो हमारे एमएनए इस तरह की हरकतें ना किया करें ना कि ब्लैकमेल हो जाए। क्यों हमारे एमएनए इस तरह की हरकतें करते हैं कि ब्लैकमेल हो जाते हैं? वो गुजारिश ये है ना मालिक साहब, मसला ये है कि इनके पास तो लॉट वो है जिसमें से 70% जो है वो हमेशा से यही करते रहे हैं। चौधरी साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया। आपका भी, फवाद चौधरी का बहुत शुक्रिया दोनों का। नाज़रीन, मैं वही बात एंड में क्लिक मिलाना चाहता हूँ। बड़ा फैसला ये हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने मेरी इत्तला के मुताबिक कि बुज़दार साहब की तब्दीली का फैसला कर लिया। और ये पिंडी इस्लामाबाद की हमेशा बात होती है एक पेज पे, एस्टैब्लिशमेंट कह लें जो भी कह लें, काफ़ी अरसे से पंजाब की गवर्नेंस एक बहुत बड़ा इशू था। और मेरी इत्तलात के मुताबिक 2-3 चीज़ें जो सी हैं वो इन मोशन में हैं। प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर लिया है कि वो, और शायद ये सेनेट इलेक्शन जब ख़त्म होंगे चेयरमैन के, तो उसके बाद इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स ये चेंज हम अपने सामने देख लेंगे। कुछ सवालात उठ रहे हैं, रिव्यू करने की भी कुछ सजेशंस आई हुई हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो पीएम, इनकी पोजीशन की रिव्यू की बात हो रही है। केपीके के चीफ मिनिस्टर जौन से हैं महमूद साहब, इनकी परफॉर्मेंस पर भी बहुत सारे सवालात हैं। इस पर भी सजेशंस हैं कि इसको भी रिव्यू करके देख लिया जाए। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ऊपर भी बहुत सी बातें हैं कि जी वो एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह नहीं है, उसका रिव्यू भी है। और मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह 1-2 और नाम कंसिडर भी हुए हैं जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में बड़े सीनियर लेवल पे हैं, और उनका ताल्लुक सीएम के चेंज होने से नहीं है, ये शायद चेंजेस उससे पहले हो जाएं। सो बहुत सी चेंजेस हैं। और जैसे हमने शुरू में कहा कि जिस हुकूमत के पास अगर सिर्फ 127 हफ्ते रह गए हों और पहले 2.5 साल हमें कोई उस तरह की बड़ी चीज़ परफॉर्मेंस की नज़र ना आ रही हो, तो अब हर चीज़ दिनों और हफ्तों के अंदर ही अगर वज़ीर आज़म चेंजेस करेंगे और एक बहुत डबल एनर्जी के साथ काम करेंगे तो शायद कुछ बेहतरी हो। लाइफ एज़ यूजुअल नहीं चलेगी जैसे पहले था। अब ट्रक की बत्ती के पीछे कोई भी नहीं लगेगा, और सबसे ख़तरनाक चीज़ अगर ख़ुद उन्होंने अपने आप को लगा लिया। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या चेंजेस होती हैं, और उसके मुताबिक अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह 12 को। उसी दिन सेनेट चेयरमैन का भी इलेक्शन होगा, फिर उस पर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।